ये कहानी है जब इंसानों के द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज के हद से ज्यादा इस्तेमाल की वजह से वो धरती से खत्म हो गए थे और धरती का अस्तित्व भी लगभग ही खत्म हो चुका था। यहाँ के वातावरण में फैली तमाम तरह की जहरीली गैसेस से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया था, जिस वजह से सबने एक स्पेसशिप के माध्यम से एक दूसरे हैबिटेबल प्लैनेट पर जाने की कोशिश करी। लेकिन हैबिटेबल प्लैनेट की खोज से पहले उन्हें किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। तो वेलकम टू दी नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। ये वो समय था जब इंसानों के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के हद से ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की वजह से धरती पर लगभग इंसानी जीवन खत्म होने लगा था। यहाँ पर हवा में फैली तमाम तरह की गैसेस की वजह से लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। ऐसे में एक स्पेशल मिशन तैयार किया गया जिसकी मदद से धरती के बचे हुए लोगों को एक हैबिटेबल प्लैनेट पर ले जाने की तैयारी करी गई ताकि इंसानों की इस प्रजाति को बचाया जा सके। इस स्पेस मिशन को लेकर कुछ लोग काफी एक्साइटेड थे तो कुछ लोग काफी दुखी भी थे, क्योंकि कुछ लोगों को नए हैबिटेबल प्लैनेट पर जाने और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की खुशी थी, तो वहीं काफी लोगों को अपने अर्थ प्लैनेट को छोड़ने का गम भी था। इस स्पेस मिशन के अंतर्गत एक खास तरह की स्पेसशिप भी तैयार करी गई जिसमें सभी पृथ्वीवासियों को बैठकर हैबिटेबल प्लैनेट पर जाना था। ये प्रोग्राम कुल 4 हफ्तों का था और 4 हफ्तों में एस्ट्रोनॉट्स और पायलट्स का ये दावा था कि वो किसी न किसी हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढ ही लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने 2-4 ऐसे हैबिटेबल प्लैनेट्स को चुन रखा है। अब बस जरूरत थी वहां जाकर एग्जैक्ट सिचुएशन देखकर ये पता करने की कि क्या वहां पर सच में इंसानी जीवन संभव है। स्पेसशिप का सफर शुरू होता है और सब अपनी अपनी खुशी और गम को सामान्य रूप से अपने खास लोगों के साथ जाहिर ही कर रहे थे कि तभी स्पेसशिप में अचानक से एक झटका लगता है। सारे पायलट्स जल्दी से इस झटके की वजह जानने की कोशिश करते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि कुछ वजहों से स्पेसशिप अपने एक्चुअल रूट से भटक गया है। लेकिन अब उनके पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो स्पेसशिप के इंजन को एक नया बर्स्ट देकर उसे अपने पाथ पर वापस ला सके। पायलट लोगों को इस बारे में जानकारी देता है कि उनका स्पेसशिप बिल्कुल ठीक है और उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल उनका स्पेसशिप गलती से अपने रास्ते से थोड़ा भटक गया है। ऐसे में 4 हफ्तों का ये स्पेसशिप का सफर हो सकता है कुछ लंबा हो जाए, लेकिन लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि स्पेसशिप में उनकी जरूरत का हर सामान मौजूद है और वो आराम से यहाँ कुछ और दिन भी गुजार सकते हैं। और जैसे ही उन्हें ऐसा कोई सन प्लैनेट मिलेगा जहाँ से वो एनर्जी ले सके और इंजन को एक बर्स्ट दे सके, वैसा करेंगे ताकि उनका स्पेसशिप वापस अपने पाथ पर लौट सके और वो अपने हैबिटेबल प्लैनेट पर आसानी से पहुंच सके। इस बात को सुनकर स्पेसशिप में बैठे काफी लोग पैनिक हो गए और कुछ लोगों ने तो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये स्पेसशिप का सफर अब कभी खत्म नहीं होगा और उन्हें अपनी बाकी की लाइफ इसी स्पेसशिप में गुजारनी पड़ेगी। लोगों को ऐसे पैनिक होता देख स्पेसशिप के पायलट रिचर्ड सबको समझाते हैं कि स्पेस में ऐसे कई सारे एस्ट्रॉइड्स और बहुत सारी चीजें घूमती रहती हैं, जिसके प्रभाव में आकर कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई स्पेसशिप अपने रास्ते से भटक जाता है और ये बहुत ही सामान्य सी बात है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर के लिए पायलट की बात सुनकर लोगों को थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। रिचर्ड उन्हें स्पेसशिप में मौजूद वर्चुअल एआई सिस्टम के बारे में भी बताता है, जिसकी मदद से लोग अपनी अर्थ की अच्छी मेमोरीज को देख सकते हैं। यहाँ पर सबकी मदद करी थी रुबेका ने, जो इस स्पेसशिप में एक अटेंडेंट के तौर पर चुनी गई थी। उसने पैनिक लोगों को काफी सहारा दिया और उनकी मेमोरीज को देखने में और उन्हें शांत करने में भी। फिलहाल के लिए स्पेसशिप में सब कुछ नॉर्मल था। लोगों ने स्पेसशिप की लाइफ को अब धीरे धीरे एंजॉय करना भी शुरू कर दिया, जैसे वहाँ की कैसीनो नाइट हो या फिर पूजा पाठ के लिए बनाया गया उनका धार्मिक स्थल या फिर एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए पब्स और क्लब्स। इन सब चीजों की लोगों ने धीरे धीरे आदत डालनी शुरू कर दी थी, लेकिन डीप डाउन हर किसी को उसी खास दिन का इंतजार था जब ये स्पेसशिप किसी हैबिटेबल प्लैनेट पर पहुंचेगी
और लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे, अपने मन मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह जा सके, नेचर से कनेक्ट कर सके। आज रिचर्ड भी अपनी बाकी टीम के साथ बैठकर ये डिस्कस कर रहा था कि आखिर स्पेसशिप को आगे कैसे रन किया जाए और उसे अपने पाथ पर वापस कैसे लाया जाए, कैसे वो लोगों की उम्मीद को और देर तक बनाए रख सकते हैं और कैसे स्पेसशिप को सच में उसके पुराने रास्ते पर वापस ला सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात का अंदाजा था कि अब कोई चमत्कार ही उन्हें उस रास्ते पर वापस ला सकता है, नहीं तो ऐसे में अब उन्हें अपनी बची हुई जिंदगी इसी स्पेसशिप पर ही बितानी पड़ेगी। ये बात सभी पायलट्स और एस्ट्रोनॉट्स को पता थी, लेकिन पायलट के मुंह से ये बातें सुनकर रुबेका थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो गई थी, क्योंकि अब तक उसको भी लग रहा था कि शायद ये स्पेसशिप का सफर थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन आज नहीं तो कल वो किसी हैबिटेबल प्लैनेट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन रिचर्ड की इन बातों ने उसकी रही सही उम्मीद को भी खत्म कर दिया। आज रुबेका अपने कमरे में उदास लेटी थी कि तभी स्पेसशिप की ही एक स्टाफ मेंबर जिसका नाम फेरी था, वो उसके कमरे में आती है और उससे उसके दुखी होने का कारण पूछती है। लेकिन रुबेका को ये बात बहुत ही अच्छे से पता थी कि उसे ये बात खुद तक ही रखनी है, क्योंकि अगर उसने ये बात किसी और को बता दी ना, तो हो सकता है कि बाकी लोग सिचुएशन को उतने अच्छे से ना संभाल पाए और उन्हें फिर से पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाए। ऐसे में स्पेसशिप का ये सफर कहीं उसके मुकाम पर पहुंचने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए। इसलिए रुबेका बात को संभालते हुए बोलती है कि बस उसे अपने अर्थ प्लैनेट की याद आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा लो फील कर रही थी। उसकी इस बात को सुनकर फेरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो निराश ना हो, क्योंकि जब वो अपने हैबिटेबल प्लैनेट पर पहुंच जाएंगे तो उन्हें उस प्लैनेट से भी अर्थ जितना ही लगाव हो जाएगा और तब उसे वहां भी अच्छा लगने लगेगा। रुबेका उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और वो बाकी पैसेंजर्स को अटेंड करने चली जाती है। धीरे धीरे करके अब लोग इस स्पेसशिप की लाइफ से यूज्ड टू होने लगे थे और उन्हें यहाँ की चीजों की अब आदत सी होने लगी थी। इस स्पेसशिप में लोगों के खाने के लिए कुछ खास तरह के पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, जिन्हें एक खास टेम्परेचर पर कई कंडीशंस के साथ तैयार किया जाता है और उससे एक ऐसी चीज बनाई जाती है जिससे लोगों को काफी देर तक भूख ना लग सके। क्योंकि ये समस्या अब ज्यादा दिन की थी और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं दिख रहा था। ऐसे में अब पायलट और एस्ट्रोनॉट की टीम ने धीरे धीरे यहाँ के लोगों को इन प्लांट्स को उगाने और कुछ खास परिस्थितियों के बारे में सिखाना भी शुरू कर दिया था, ताकि वो स्पेसशिप पर स्टाफ के अतिरिक्त भार को खत्म कर सके और धीरे धीरे ऐसी छोटी मोटी सिचुएशंस के लिए ट्रेंड हो सके। उधर रुबेका ने भी अपने काम की ट्रेनिंग उस स्पेसशिप में मौजूद अपनी उम्र की लड़कियों और लड़कों को देना शुरू कर दिया, ताकि उसे काम में थोड़ी सी हेल्प मिल सके, क्योंकि काफी लोग ऐसे थे जो उस वर्चुअल एआई के जरिए अपनी अर्थ की अच्छी मेमोरीज को देखा करते थे। आज पायलट और एस्ट्रोनॉट की टीम काफी एक्साइटेड थी, क्योंकि उन्हें स्पेस में कुछ ऐसा दिखा था जिससे उन्हें लगा था कि शायद अब उनका हैबिटेबल प्लैनेट पर जाने का सपना सच हो जाएगा। दरअसल उन्हें दूर से एक ब्राइटनिंग स्टार दिखाई दिया, जिसे देखकर इनके मन में ये उम्मीद जगी कि ये उसके थोड़ा और पास जाकर उससे एनर्जी को लेकर अपने इंजन को एक नया बर्स्ट देकर और अपने भटके हुए रास्ते पर वापस आ सकेंगे। पायलट ने थोड़ी बहुत कोशिश करके अपने स्पेसशिप को उसी ब्राइटनिंग स्टार की तरफ मोड़ दिया, लेकिन जैसे जैसे ये स्टार और पास आ रहा था, इन्हें समझ में आने लगा कि ये दरअसल कोई स्टार ना होकर एक एस्टेरॉयड है, जिससे इनकी स्पेसशिप के टकराने का खतरा है। अब जाने अनजाने इन्होंने एक ऐसी मुसीबत को दावत दे दी थी जिससे इस स्पेसशिप का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि इस एस्टेरॉयड पर दूर से आती हुई सनलाइट पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो काफी चमकदार दिखाई दे रही थी। और इसी चमक को देखकर इन्हें ये भ्रम हुआ कि ये जरूर कोई ब्राइटनिंग सन है, जिसकी मदद से उसके पावर को एब्जॉर्ब करके ये अपने स्पेसशिप को एक बर्स्ट दे सकते हैं। तो आखिर कैसे उन्होंने इस टक्कर से
अपने स्पेसशिप को बचाया और कैसे वो कभी हैबिटेबल प्लैनेट पर पहुंच पाए थे। जानने के लिए स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।